हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोग और अपनी पढ़ाई पूरी शिद्दत से कर रहे होंगे। मैं नीतू सिंह स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल पे। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है पुरातात्विक साक्ष्यों का विवरण। ठीक है, इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ के जानने के स्रोत जाने, अब हम आगे जान रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्यों का विवरण। तो इसमें पहला तो आपका दिया हुआ है अभिलेख, जिसका अर्थ होता है पत्थरों, मंदिरों की दीवारों, गुफाओं के आंतरिक दीवारों पर, स्तंभों पर इतिहास को उकेरना। उकेरना मतलब उसमें पूरा लिखना। क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। पूरा लेख शास्त्र, इसके अध्ययन को पूरा शास्त्र या इपिग्राफी कहा जाता है। जिसमें पहला अभिलेख है बोगासकोई अभिलेख, जो कि सबसे विश्व का प्रथम अभिलेख है। समय 14वीं शताब्दी ईसापुर 1400 ईसापुर में निर्मित हुआ है। विश्व का प्रथम अभिलेख है यह। स्थान है लायन गेट, एशिया माइनर, तुर्की, मध्य एशिया। साक्षी इसके हैं 4 वैदिक देवता। कौन कौन से देख लेते हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। दूसरा अभिलेख है भारत के अभिलेख। प्रारंभ इसका हुआ है अशोक के शासनकाल से प्रारंभ। लिपि अशोक के अभिलेखों को 4 लिपियां हैं। ठीक है, जिसमें ब्राह्मी है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरा है खरोष्ठी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तीसरा है अरमाइक। चौथा है यूनानी। नोट दिया हुआ है। पूरा लिपि शास्त्र लिपि के अध्ययन को कहते हैं। उपर्युक्त तीनों अभिलेखों में अशोक के नाम का वर्णन अशोक देव प्रियदर्शी के रूप में किया गया है। तीसरा है अन्य अभिलेख देख लेते हैं। गुजरात राज्य में अभिलेख है जूनागढ़ गिरनार संस्कृत के शक शासक रुद्रदामन के शासनकाल को वर्णित करता पहला बड़ा अभिलेख है ये। आगे है महाराष्ट्र नाशी अभिलेख। सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। माता गौतमी बलश्री द्वारा निर्मित है ये। ठीक है, आगे है महाराष्ट्र, जिसमें एहोल प्रशस्ति अभिलेख है रवि कृति द्वारा निर्मित, चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय द्वारा। उत्तर प्रदेश भीतरगांव गुप्त शासक स्कंद गुप्त द्वारा। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित, हरिशेर द्वारा लिखित है यह। मध्य प्रदेश में ग्वालियर अभिलेख राजा भोज द्वारा प्रतिहार नरेश। मध्य प्रदेश में दूसरा एरण अभिलेख भानुगुप्त के द्वारा सती प्रथा का उल्लेख है। वराह प्रतिमा पर हुण राजा तोरमाड़ के लेखों का वितरण है। मध्य प्रदेश में और एक है मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन। वेशनगर मध्य प्रदेश गरुण स्तंभ यवन राजदूत हेलिरोडोरस द्वारा निर्मित। द्वितीय शताब्दी ईसापुर में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य। विदिशा। पश्चिम बंगाल देवपाड़ा शासक विजयसेन। उड़ीसा हाथी गुम्फा कलिंगराज खारवेल तिथि रहित अभिलेख है ये। आगे देखेंगे हम लोग सिक्के के बारे में। अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको अच्छे से। आहत सिक्के किसी भी कठोर स्थान पर या फिर कठोर सिक्कों पर पंचमार्क द्वारा जो बनाया जाता है ना, उसे बोलते हैं पंचमार्क क्वाइन कहलाते हैं। इन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता है। स्वर्ण सिक्के देख लेते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के पारसियों ईरानियों द्वारा। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में। अभिलेख के रूप में सिक्के यवनों के द्वारा। यवन सर्वप्रथम यवन द्वारा अभिलेख के रूप में सिक्के निर्मित किए गए। ठीक है, सर्वप्रथम यवनों के द्वारा अभिलेख के रूप में क्या निर्मित किए गए? सिक्के निर्मित किए गए। आगे देखेंगे मूर्ति कला। इसका प्रारंभ हुआ है भारत में सर्वप्रथम मूर्ति कला का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ठीक है, मूर्ति कला सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। शैली, प्राचीन भारत में मूर्ति कला को निम्नलिखित शैलियां प्रचलित थी। पहला गांधार कला शैली, दूसरा मथुरा कला शैली और तीसरा है अमरावती कला शैली। गांधार कला शैली के अंतर्गत इसे इंडो बैक्टीरिया शैली कहा जाता है। गांधार कला शैली को क्या कहा जाता है? इंडो बैक्टीरिया शैली कहा जाता है। इसका वंश कौन सा है? कुषाण वंश। और स्लेट पत्थरों से निर्मित विदेशी कला शैली है। मानव आकृति के विशेष प्रतिनिधित्व वाली मूर्तियां हैं इसमें। दूसरा है मथुरा कला शैली, इसे भारतीय कला शैली कहा जाता है। वंश है गुप्त काल में प्रचलित। पत्थर लाल रंग का बलुआ पत्थर, विशेष यक्षिणियों योगिनियों एवं अप्सराओं की नारी मूर्ति बनाई गई। और तीसरा है अमरावती कला शैली, ये भी भारतीय कला शैली है। वंश है सातवाहन वंश। पत्थर है संगमरमर, भव्य उभारदार भित्तिया चित्र। आगे आप पीडीएफ में देख सकते हैं चित्रों को।
आगे हम पढ़ेंगे चित्रकला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेंटिंग। अजंता की गुफा, भारत में चित्रकला का सर्वप्रथम उल्लेख अजंता, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र की गुफा में प्राप्त हुआ है। स्थान औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र। इसकी संख्या है 29। चित्रकारी, गुफा संख्या 16 एवं 17 में गुप्तकालीन चित्रकारी है। चित्रकला में माता शिशु और मरणासन राजकुमारी का चित्र है, आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा। ठीक है, आगे है भवन एवं स्मारक, बिल्डिंग एंड मोमेंट। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रण को बेसर शैली कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बेसर शैली किसे कहते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नागर एवं द्रविड़ शैली को जो दोनों को मिला दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बेसर शैली कहते हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। ठीक है, इसको बेसर शैली को जो किसने बनवाया, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। यह हिंदू मंदिर है तथा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, जिसको किसने बनवाया, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। यह हिंदू मंदिर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। मंदिर निर्माण एवं शैलियों में अंतर देखो। अब मंदिर निर्माण, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, इसमें देख लेते हैं। नागर शैली का अर्थ क्या होता है वो देखेंगे, द्रविड़ शैली का अर्थ क्या होता है वो देखेंगे, फिर बेसर शैली का क्या अर्थ है, उसके क्षेत्र, उसकी विशेषता, फिर उसका उदाहरण देखते हुए चलेंगे। तो मैं एक एक करके बताते जा रही हूँ, आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। अर्थ है नागर शैली का रथ, नागर शैली का अर्थ क्या है, रथ। द्रविड़ शैली का दक्षिण भारत की मूल जाति। ठीक है, बेसर शैली दोनों का क्या हो गया, मिश्रण। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिलने से क्या बनता है आपका, बेसर शैली। तो हमारा जो रथ है और दक्षिण भारत का मूल जाति दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, हमारा बेसर शैली बनेंगे। ठीक है, अब इनके क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। नागर शैली विंध्याचल पर्वत के उत्तर में है, द्रविड़ शैली विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, वो ऊपर है तो द्रविड़ शैली कहाँ है, नीचे है। और बेसर शैली विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। रथ आकार, गर्भगृह के मुख्य देवता को स्थापित किया जाता है। एक विमान और गोपुरम द्वार, स्तरीय विभाजन और विभाजन में देवताओं की स्थापना। बेसर शैली में बीच शिखर विहीन छत। यह शैली नागर एवं द्रविड़ का मिश्रण है। प्रदक्षिणा पथ, उदाहरण देख लेते हैं। दशावतार मंदिर, महाबोधि मंदिर, तिगवा एवं एरण के विष्णु मंदिर। द्रविड़ शैली के उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में है, वृद्धेश्वर मंदिर, इरावतेश्वर मंदिर, मामल्लपुर के रथ मंदिर, चिदंबरम का नटराज मंदिर। बेसर शैली का उदाहरण पापनाथ मंदिर एवं पट्टकल मंदिर कर्नाटक, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक, लाडखान मंदिर एहोल कर्नाटक, डोड्डा बसप्पा मंदिर। ठीक है, ये आप लोग को मंदिर का चित्र दिख रहा होगा। ये नागर शैली का, ये द्रविड़ शैली का और ये है बेसर शैली का। ठीक है, एक एक ठो आगे देखेंगे। खुदाई से प्राप्त स्मारक एवं भवनों के अवशेष। हम लोग को खुदाई करने के बाद कौन कौन से स्मारक मिले हैं और जो भवन के जो अवशेष बचे हुए होते हैं ना, वो कौन कौन से मिले हैं वो देखते हैं। बोरोबुदुर मंदिर या बौद्ध स्तूप, स्थान है जावा इंडोनेशिया में निर्मित। निर्माण 9वीं शताब्दी से शैलेंद्र राजवंश के काल में। विशेषता दिया हुआ, यह संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1991 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। अब भारतीय इतिहास स्वर्णकाल देख लेते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा था, उसको वो भी गुप्त काल को ही कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर का काल है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कृष्णदेवराय का काल है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां का काल है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल है। छत्तीसगढ़ इतिहास का स्वर्णकाल महाश्रीगुप्त बालार्जुन का काल है। आगे देखेंगे पुरातत्व विभाग। ठीक है, वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को भारत सरकार के विभाग के रूप में शामिल कर दिया। पुरातत्व सर्वेक्षण को भारत सरकार के विभाग के रूप में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। वर्ष 1909 में वर्साय कर्जन ने इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया। किसे बनाया गया, जॉन मार्शल को उसमें महानिदेशक बनाया गया। अब आगे हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के राजवंश, राजधानी, संस्थापक और उसका अंतिम नरेश कौन है। ठीक है,
तो हम लोग वंश देखेंगे और संस्थापक, फिर अंतिम संस्थापक, फिर शासनकाल, फिर राजधानी। तो मैं एक एक करके आप लोग को बताते हुए चलूंगी। हर एक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अंतिम शासक कौन है? नागदशक। और शासनकाल क्या है उसका? 544 से 412 ईसा पूर्व। राजधानी है गिरिब्रस्त, राजगृह और पाटलिपुत्र। अगला है शिशुनाग। तो मैं आपको कंटिन्यू बताते हुए चल रही हूँ, आप समझते हुए चलेगा, ठीक है। शिशुनाग मैं आपको पहले संस्थापक बोलूंगी, फिर अंतिम शासक बोलूंगी, फिर शासनकाल, फिर उसकी राजधानी बताऊंगी। तो मैं एक एक वंश के बारे में धीरे धीरे करके बोलते जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। शिशुनाग वंश, शिशुनाग है इसका संस्थापक। नंदीवर्धन है अंतिम शासक। शासनकाल है 412 से 344 ईसा पूर्व। राजधानी है वैशाली और पाटलिपुत्र। अगला है नंद वंश। महापद्मानंद संस्थापक हो गए। अंतिम शासक हो गए कौन? घनानंद। और जो शासनकाल है वो 344 से 323 ईसा पूर्व। राजधानी है पाटलिपुत्र। अगला वंश है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदर्थ। और इसका शासनकाल है 323 से 187 ईसा पूर्व। राजधानी सेम है वही क्या? पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे है शुंग वंश, मौर्योत्तर काल का है ये, ठीक है। शुंग वंश, इसके संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। अंतिम शासक है देवभूति। इसका शासनकाल है 185 से 75 ईसा पूर्व और राजधानी है विदिशा। आगे है कर्ण वंश, इसके संस्थापक है वासुदेव। अंतिम शासक है सुशर्मन और इसका शासनकाल है 75 से 30 ईसा पूर्व। राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश, यही आपको याद होगा, सातवाहन वंश शीशे के सिक्के इन्होंने क्या किए? जारी किए हैं, ठीक है। इसके संस्थापक है शिमुख। अंतिम शासक है सातकर्णी और इसका शासनकाल है 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी। इसका राजधानी क्या है? प्रतिष्ठान। अब आगे है वाकाटक वंश, विद्य शक्ति। इसका शासनकाल है 255 से 510 ईस्वी और इसका राज है पुरी का, जो कि बरार में है। आगे देखेंगे गुप्त काल में कौन सा वंश है? गुप्त वंश। इसके संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। विष्णुगुप्त इसके अंतिम शासक है। 240 से 550 ईसा पूर्व इसका शासनकाल है और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। आगे देखेंगे गुप्तोत्तर काल। पहला वंश है इसमें वर्धन वंश, जिसके संस्थापक हैं पुष्यभूति। अंतिम शासक है हर्षवर्धन और इसका शासनकाल है 505 से 647 ईस्वी और इसका जो राजधानी है वो क्या है? थानेश्वर। मौखरी वंश, इसकी राजधानी है कन्नौज। मैत्रेयी वंश, इसकी राजधानी है वल्लभी। गौड़ वंश, इसके जो अंतिम शासक है वो शशांक है और इसकी राजधानी कामरूप है। बाकी जो मैंने नहीं बताया उसको सेम सेम ही है। मौखरी वंश का क्या आपको मिलेगा? पुष्यभूति ही है और हर्षवर्धन उसके अंतिम शासक है। सेम उसका चल रहा था कंटिन्यू, इसलिए मैंने उसका नहीं बोला। आगे दिया है दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश के अंतर्गत पल्लव वंश आ जाएंगे, जिसके संस्थापक है श्री विष्णु और अंतिम शासक है अपराजित वर्मन। शासनकाल है 575 से 897 ईस्वी और राजधानी है कांचीपुरम। आगे है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के अंदर 2-3 शासक हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। बादामी, उसके शासक है जयसिंह और अंतिम शासक है कीर्तिवर्मन द्वितीय। शासनकाल है 543 से 757 ईस्वी। राजधानी है वातापी। दूसरा है कल्याणी सॉरी तैलप। संस्थापक है सोमेश्वर चतुर्थ है अंतिम शासक। मान्य खेट है इसकी राजधानी। वेंगी, विष्णुवत है इसके प्रथम शासक और राजधानी क्या है? वेंगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। इसके में जो वंश है वो बता देती हूँ आपको। राष्ट्रकूट वंश, दंती दुर्ग, खोटिक 757 से 975 ईस्वी। नासिक व मानेखेट। दूसरा है गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट, महिपाल 730 से 1036 ईस्वी। अहिलवाड़। अगला वंश है पाल वंश, जिसके संस्थापक हैं गोपाल गोविंद पाल 750 से 1119 ईस्वी। राजधानी है पाटलिपुत्र मुंगेर। आगे देखेंगे राजपूत काल। राजपूत काल के अंतर्गत बहुत सारे वंश हैं, तो हम उसको एक एक करके देख रहे हैं। सोलंकी वंश, जिसके संस्थापक हैं मूलराज प्रथम भीमदेव द्वितीय। शासनकाल है 942 से 1187 ईस्वी। अहिलवाड़, ठीक है, इसकी राजधानी है। गढ़वाल वंश, चंद्रदेव, इसके संस्थापक हैं भीमदेव द्वितीय और इसका शासनकाल 1080 से 1194 ईस्वी। राजधानी है कन्नौज। चौहान वंश, चौहान वंश के शासक है वासुदेव और अंतिम शासक है हरिराज और
इसका शासनकाल है 973 से 1192 ईस्वी। राजधानी है अजमेर। तोमर वंश अनंगपाल दिक्पाल 736 से 1115 ईस्वी। राजधानी है दिल्ली। परमार वंश उपेंद्र कृष्णराज यशोवर्मन 948 से 1046 ईस्वी। धार। सेन वंश सामंत सेन लक्ष्मण सेन 1070 1230 ईस्वी। लखनौती। कलचुरी वंश कोकलदेव सिंहदेव 845 से 1187 त्रिपुरी। चंदेल वंश नुन्नुक चंदेल हम्मीर वर्मन वर्मा 831 से 1202 ईस्वी। कालिंजर व खजुराहो। गंग वंश इंद्र वर्मा नरसिंह देव वर्मन 500 से 600 ईस्वी। उड़ीसा। अगला शासक है कश्मीर का शासक कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन जयापिंड विनयादित्य 625 से 855 ईस्वी। कश्मीर। उत्पल वंश अवंती वर्मन राजकुमारी दिदिद्दा 855 से 1003 ईस्वी। कश्मीर। लोहार वंश विग्रहराज जयसिंह 1003 से 1155 ईस्वी। कश्मीर। भारत का संगम काल, ठीक है, उसमें देखेंगे चेर राजवंश उदयन जेरल और इसकी राजधानी है वांजी। चोल वंश इमजेत चेन्नी राजेंद्र तृतीय तंजौर इसकी राजधानी। पांड्य वंश नोडियन और मदुरई इसकी राजधानी। बाह्य आक्रमणकारी कौन कौन है? बैक्ट्रियन यवन डेमोट्रियस और इसके जो राजधानी है शाकल सियालकोट। पहलव जो संस्थापक है माउस या माउस बोल सकते हैं, इसका शासनकाल है 90 से 70 ईस्वी। इसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला है। शक वंश मोग या मेओस और इसका शासनकाल है 80 ईसा पूर्व मथुरा या तक्षशिला। कुषाण वंश कुजुल कदफिशेश वासुदेव 15 से 144 ईस्वी पेशावर और मथुरा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे मैं और भी वीडियो आपके लिए लाते रहूंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करने ना भूलिएगा। और अच्छा लगा वीडियो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं फिर आगे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।